हाय बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ऑस्मोसिस क्या है? अ नेचुरल स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से, ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द एसपीएम फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है बेटा? ऑस्मोसिस में क्या होता है कि किसी एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो होता है उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसी को थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दो कंटेनर मैं आपको शो किया हूं। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर इधर, एक कंटेनर इधर है। जो फर्स्ट वाला कंटेनर, इसमें क्या किया गया है? सॉल्यूशन रखा गया है। और ये सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके बनाया गया है। इस सॉल्यूशन को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके बनाया गया है। जबकि ये वाला जो कंटेनर है इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट रखा गया है, इसमें कोई भी सॉल्यूट मिक्स नहीं किया गया। और देखिए दूसरी बात कि इस सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है, यहाँ पे पीएटीएम लगाया जा रहा है। और सेम वही प्रेशर जो है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के ऊपर भी लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने कंटेनर में जो प्रेशर अप्लाइड किया है वो प्रेशर दोनों पे, चाहे वो सॉल्यूशन हो चाहे वो प्योर सॉल्वेंट हो, दोनों पे इक्वल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। और देखिए और कंडीशन क्या है, इन दोनों सॉल्यूशंस के मिडल में हमने क्या लगा रखा है? यहाँ पे एक एसपीएम लगा रखा है। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम है कि ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास कर सकता है, स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ये पास कर सकता है। ये किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आयंस को पास नहीं कर सकता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है सिर्फ स्मॉलेस्ट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करना, ना कि किसी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं या कोई आयन प्रेजेंट होता है उसको वो पास नहीं करता। अब जरा समझिएगा, तो ऑस्मोसिस में यही होता है। अगर आप क्या करेंगे, इक्वल प्रेशर रखेंगे, दोनों सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के प्रेशर इक्वल रखेंगे और एसपीएम लगाएंगे, तो याद रखिएगा एसपीएम क्या करता है? सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो करता है, चाहे इसका सॉल्वेंट फ्लो हो चाहे इसका सॉल्वेंट फ्लो हो। लेकिन ऑस्मोसिस में नेचुरली ऑटोमेटिकली अपने आप होने वाला प्रोसेस है ऑस्मोसिस। अब इस प्रोसेस में होता है क्या है, जब दोनों का प्रेशर सेम रखेंगे ऑटोमेटिकली जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है आपके, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो दोनों में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है और ये प्योर सॉल्वेंट भी है। लेकिन याद रखिएगा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो होता है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ से होता है, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसकी तरफ से होता है। या दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट ना हो, यानी कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से होता है। ये सॉल्यूशन इसको हम क्या कह सकते हैं? प्योर सॉल्वेंट है मतलब इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, जिसको हम कहेंगे लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका फ्लो कहां से होता है? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या ये कह दें कि प्योर सॉल्वेंट की से होते हुए ये एसपीएम के थ्रू इट किधर जाता है? सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करता है। दैट मीन्स फाइनली आप ये समझ चुके होंगे कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से यानी कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करता है। समझ में आ गया? तो ये नोट कर लीजिए, यहां पे डेफिनेशन मैंने नोट कर लिया, डायग्राम बना लीजिए आप। मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि ये, कि फिर से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको कोई डाउट हो तो ये क्लियर कर लीजिए कि हमेशा याद रखना बेटा, बिल्कुल भूलना नहीं। इसमें है क्या कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का फ्लो मैंने क्या बोला कि उस सॉल्वेंट का फ्लो हमेशा प्योर सॉल्वेंट वाले की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ होगा। सॉल्यूशन क्या है? हाई कंसंट्रेटेड, यानी कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से, ये देखिए प्योर सॉल्वेंट से इसका फ्लो किधर हो रहा है? सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ इसका फ्लो होता है। ये डायग्राम आप बना लीजिए। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि या अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जरा मुझे बताइए कि आप क्या करें कि जिससे ये जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस फ्लो को आप रोक के बताइए,
कैसे रोका जाएगा, इस फ्लो को कैसे रोकेंगे कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करना बंद कर दे, यानी कि एसपीएम के थ्रू इट कोई भी फ्लो ना हो, ये कैसे रोका जा सकता है। तो आप जरा समझिएगा, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इधर जो है क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो प्योर आपने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ में, याद करिए राउल्ट्स लॉ के सेकंड केस में कोई जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, और जो सॉल्यूशन होते हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो अब यहाँ का वेपर प्रेशर लो है और यहाँ का वेपर प्रेशर हाई था, इसी वजह से ड्यू टू हाई प्रेशर, यहाँ पे भले ही प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से बराबर लगाया जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कंटेनर के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है इसका ज्यादा और इसका कम है। इसका मतलब इसके हाई प्रेशर की वजह से ही ये लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका मतलब है कि अगर हम क्या करें कि ये जो प्रेशर है, जितना ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है, अगर हम क्या करें उतना ही बाहर से कोई प्रेशर दे दें, और क्या दे दें, हम मान लीजिए पी अप्लाइड प्रेशर, उसे क्या बोलेंगे, पी अप्लाइड, मतलब बाहर से हमने कोई प्रेशर यहां लगा दिया। अगर हमने बाहर से कुछ प्रेशर और भी लगाए, मतलब ये जो प्रेशर लग रहे हैं दोनों के बीच में इक्वल थे, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ हम लगा दें, जिससे क्या हो कि ये जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का इसकी तरफ, इस फ्लो को रोका जा सके। तो अब क्या किया गया यहाँ पे, अगर हम क्या करें इस फ्लो को रोकने के लिए, जो एसपीएम से सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है प्योर सॉल्वेंट से, उसे हम क्या करें रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर अगर कोई लगाते हैं, तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सॉल्यूशन याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन जो कंटेन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर जो है हम क्या करें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, इसलिए लगाएं ताकि जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाए। इस सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए हम सॉल्यूशन के ऊपर क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका, कि हम सॉल्यूशन की तरफ जो है क्या करते हैं, सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और याद रखिएगा ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने लगाया है, यानी कि जो पी अप्लाइड प्रेशर है आपका, पी अप्लाइड जो प्रेशर है आपका, ये प्रेशर ही क्या कहलाता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखिए मैंने यहां लिख रखा है, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि जो अप्लाइड प्रेशर है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया, समझ आ गया कि नहीं, तो इस जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर फ्लो करेगा, यानी ना तो यानी कि कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का फ्लो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि जो फ्लो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी ना तो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ना तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो कर पाएगा, अगर हमारा अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो क्या करता है, सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम अप्लाइड कर देते हैं तो फिर क्या करता है, वो सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर होगा, जब ये प्रोसेस हम लोग करा रहे होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड कर रहे होंगे, तो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड, किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर हम कितना ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड कर दें कि वो सॉल्यूशन क्या हो जाए कि उस सिस्टम में जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो बंद हो जाए। तो ये कैसे न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी सी। याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मोलैरिटी जो होता है सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी मोलैरिटी वैसे तो मोलैरिटी आप कैपिटल एम से लिखते हैं, तो यहाँ पे मोलैरिटी को किससे लिखा गया, सी से लिखा गया है, तो यहाँ पे मोलैरिटी सी लिखी हो गई है। मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको याद होगा ये फार्मूला कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये चीज है, आपको पता होगा। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्या कह रहा है बेटा, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। तो हम कह सकते हैं कि पाई जो है ये इक्वल होगा मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी के इक्वल होगा और टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पाई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, पाई इक्वल टू हम कह सकते हैं कि ये पाई जो है आपका सी पे डिपेंड करेगा, यानी कि मोलैरिटी पे। अब इसकी कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, वो आर हो जाएगा। और ये किसी न किसी टेम्परेचर पे होगा तो वो हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा पाई सी आर टी। अब इसमें पाई क्या है आपका, ये हो गया ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, और सी क्या हो गया, ये मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई। और जो आर है ये क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, आर गैस कांस्टेंट हो गया। अच्छा आपको एक चीज बता दूं कि आर गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट में कौन सी वैल्यू कब रखी जाती है, यहाँ पे दो वैल्यू मैं बता चुका हूं, दोनों में से कौन सी वैल्यू कब रखेंगे ये भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। जो लोग अभी इस पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो उनको बता दूं कि इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप जरूर देखें, उसमें मैंने आपको समझा रखा है कि आर की वैल्यू कैसे पुट की जाती है, कब कौन सी वैल्यू पुट की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो टी है वो क्या है, टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो किसी भी सॉल्यूशन के मोलैरिटी, उसके गैस कांस्टेंट, उसके टेम्परेचर, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। और मोस्टली जो है मेनली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है मोलैरिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी सॉल्यूशन में हम क्या करें, अगर मोलर मास निकालने के लिए अगर आपको दे दे तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कह दे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वगैरह का देखिए क्वेश्चन बहुत उठाता है। तो अगर आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे। तो अब देखिए मैं इस फार्मूले को अप्लाइड करके आपको दिखाता हूं। अब देखिए पाई इक्वल टू क्या है, आप रख दीजिए वहां पे, फार्मूला क्या आपका है, पाई इक्वल टू हो जाएगा सी। सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, अब देखिए इनटू हो जाएगा आर, इनटू क्या हो जाएगा टी, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज और पता है, क्या पता है आपको, कि आपको पता है कि जो मोल होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट जो फार्मूला होता है, ये इक्वल हो सकता है, आप कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही तो निकालना आपको, तो इस टर्म में लिख दीजिए आप। तो अगर आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को आप क्या रख दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। तो आपको देखिए इसके पहले भी लेक्चर में मैं इस तरह के चीजों को, मैं मोलैरिटी वाले कंसेप्ट को मैं बता चुका हूँ। तो अब हम मोलैरिटी कैसे लिख सकते हैं, हम मोलैरिटी लिख सकते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, और इनटू हो जाएगा गैस कांस्टेंट इनटू टी। आप रख दीजिए वही वैल्यू ला करके यहाँ पे, तो यही मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखिए आपका फार्मूला हो गया। तो ये अगर मान लीजिए इस सॉल्यूट वगैरह, सॉल्यूट का मास या मोलर मास वगैरह अगर आपको लिख के देता है क्वेश्चन में, तो आप ये वाला फार्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाए तो आप क्या करें, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दें, एक्सचेंज कर दीजिए आप। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये यहाँ पे आ गया है। तो आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप। कि देखिए मैंने क्या बताया आपको, कि आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी होता है एट गिवन टेम्परेचर। तो अब देखिए अगर इसका मतलब है कि किसी भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है।
और साथ ही साथ क्या यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने मान लिया, यहाँ पे क्या आर मान लिया। तो ये पाई क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, सी आपका मोलैरिटी हो गई, आर क्या है गैस कांस्टेंट और टी क्या है टेम्परेचर। अब आपको देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस किया, क्योंकि आपको पता था मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने क्या कर दिया, इसी फार्मूले में सी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू आर इंटू टी हो गया। अब हमें ये भी पता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट के टर्म में लिखने के लिए तो मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये वैल्यू ला करके मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पे पुट कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया वेट ऑफ सोल्यूट इंटू आर इंटू टी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये तो फार्मूला तब अप्लाई कर सकते थे जब आपको पाई की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो। और लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा जाए, तो आप क्या करें, सीधा यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट लिख दें, यहाँ पे गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे काफी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगली टॉपिक जो कि है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर है, कंटेनर फर्स्ट में जो आपका है ये सॉल्यूशन ए है, कंटेनर फर्स्ट में सॉल्यूशन ए भरा हुआ है, और जो कंटेनर सेकंड है उसमें सॉल्यूशन बी रखा है इसमें। अब जो कंटेनर फर्स्ट है उसमें जो सॉल्यूशन ए रखा है, मान लीजिए इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो मान लेते हैं पाई ए होगा, और जो कंटेनर सेकंड वाला है जो कि सॉल्यूशन बी रखा गया है जिसमें, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं पाई बी है। तो अब देखिए कंडीशन समझिए, अगर जो दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में जो सॉल्यूशंस रखे गए हैं, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो गए, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो गए, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पाई ए इज इक्वल टू पाई बी अगर हो गया, पाई ए इक्वल टू पाई बी हो गया, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, तो याद रखिएगा ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। टू सॉल्यूशंस हैव द सेम आइसोटोनिक प्रेशर, द सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बट सेकंड केस में जरा देखिए कि अब क्या है आपका, कि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाए, तो हम किसी सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब कह सकते हैं या हाइपोटोनिक कब कह सकते हैं, जरा समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपका जो ए और बी सॉल्यूशन है, और इसमें से अगर मान लेते हैं हम लोग जो सॉल्यूशन फर्स्ट है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है, ये ग्रेटर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी से, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज हाइगर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाइगर होगा वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा सॉल्यूशन हैज हाइगर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैज हाइगर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन फर्स्ट है, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाइगर है, तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। अब देखिए जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैज द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे मैंने क्या शो कर रखा है, जो सॉल्यूशन बी है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, लोअर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन बी है वो क्या है आपका, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप बात समझ चुके होंगे, यहां पे जो पाई ए है ये क्या है आपका, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो जिस सॉल्यूशन का माफ कीजिएगा, यहां पे सॉल्यूशन जो ए है इसका मैंने क्या शो किया है,
ऑस्मोटिक प्रेशर हाइगर शो किया है, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाइगर होगा वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, और जबकि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होगा वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। जरा समझिए। अब देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए आप जो है, अब मैं यहां पे सबसे पहले बात करता हूं आपसे आपके ब्लड सेल्स में जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनकी बात करता हूं। तो याद रखिएगा जो ब्लड सेल्स में जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड्स मटेरियल पाए जाते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% मास बाय वॉल्यूम होता है। नॉर्मली याद रखिएगा किसी भी हेल्दी पर्सन का क्या होता है, उसके ब्लड में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन या उनका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% मास बाय वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर उसके बॉडी में सैलाइन इंजेक्ट करना चाहता है, उसके बॉडी में सैलाइन इंजेक्ट करना चाहता है, और कॉमनली आपको पता है सैलाइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इंजेक्ट करता है उसकी बॉडी में। लेकिन अब जरा समझिएगा कि जो डॉक्टर नॉर्मली जो सैलाइन इंजेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी में, अगर उस सैलाइन यानी कि NaCl के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% मास बाय वॉल्यूम रहा तो ये सेफ होगा टू इंजेक्ट इन देयर आईवी। आईवी का मतलब यहां पे है इंट्रावेनस। आप देख सकते हैं कि जो सैलाइन की बोतल होती है उस पे आपने देखा होगा आईवी लिखा रहता है, तो उसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब होता है इंट्रावेनसली उसके वेसल्स में उसको इंजेक्ट किया जाता है, वेसल्स के थ्रू एट साल्ट को इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा वो साल्ट जो उसकी बॉडी में, वो सैलाइन जो उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है वो सेफ तभी होगा जब उस सैलाइन की कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगी किसके, जो उसके बॉडी में ब्लड के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा, तभी वो सेफ होगा उसके बॉडी में इंजेक्ट करना। बात को समझिएगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि दैट मींस सबसे सेफ इंजेक्ट सैलाइन इंजेक्ट कराना तब पॉसिबल होता है जब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है सबसे सेफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है फॉर द ह्यूमन बॉडी। अब आगे समझिएगा कि लेकिन अगर मान लीजिए जो सैलाइन बॉडी में इंजेक्ट कराया जा रहा है, अगर वो सैलाइन, अगर उसकी कंसंट्रेशन उस NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाइगर हो गई 0.9% मास बाय वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब जो ब्लड में फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर सैलाइन किसी के बॉडी में चढ़ाया जा रहा है, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपको बताया था मैंने कि जो है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का अगर इंजेक्ट कराया जा रहा है तो याद रखिएगा वाटर फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड सिंक। याद रखिएगा तो उसके सेल से जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा, जिससे उसके सेल्स जो होंगे वो सिकुड़ना शुरू कर देंगे, उसके सेल्स सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। अब जरा समझिएगा, तो ये समझ में आ गया आपको। अब जरा आगे देखिए कि अगर मान लीजिए इन केस अगर ऐसा ना करके अगर उसकी बॉडी में एक ऐसा सैलाइन इंजेक्ट कराया गया जिस सैलाइन की कंसंट्रेशन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसके ब्लड में पाए जाने वाले फ्लूइड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर क्या रहा, लोअर रहा। याद रखिए जब किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होती है तो आपने क्या बोला था उसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर उसकी बॉडी में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का अगर इंजेक्ट कराया जा रहा है तो याद रखिएगा ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वाटर फ्लो इनटू द सेल, उसके सेल्स में वाटर भर जाएंगे, उसके सेल में वाटर भर जाएंगे, जिससे क्या होगा, दे वुड स्वेल, उसकी बॉडी क्या कर जाएगी, उसका सेल क्या कर जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, सूजन आ जाएगी उसकी बॉडी में, स्वेलअप हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, काफी यूजफुल कंसेप्ट हैं जो आपके कंसेप्ट आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके घरों में आपके मम्मी या फिर घर में जो दादी वगैरह हैं वो जब अचार बनाती हैं, अचार वगैरह बनाती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो करते क्या है कि शुरुआत में ही उसमें क्या कर देते हैं कि उसमें
साल्ट जो है मिला देते हैं, काफी कंसंट्रेटेड साल्ट मिला देते हैं। इससे क्या होता है, वहां पे भी ऑस्मोसिस होती है, और जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन साल्ट का होने की वजह से क्या होता है कि जो साल्ट जो एक रॉ मैंगो होता है उसमें से जो वाटर होता है वो क्या करता है, बाहर आ जाता है, जिससे जो आम के टुकड़े होते हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो इससे क्या होता है, उसमें फंगस वगैरह नहीं लग पाते हैं, तो जिसके लिए वो काफी हेल्पफुल होता है, काफी लंबे समय तक उस अचार को रखा जा सकता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, मैं आपको समझाता हूँ, जरा उसको देखिएगा। कि जैसे मान लीजिए होता है क्या है कि अगर जो लोग, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास रहते हो सकता है आपकी भी आदत ऐसी हो कि जो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा साल्ट लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा साल्टी फूड खाते हैं, बहुत साल्टी चीजें ज्यादा खाते हैं या फिर साल्ट खुद लेते हैं। उनके साथ आपने क्या देखा होगा कि वाटर रिटेन्स द टिश्यू सेल एंड द इंटरसेलुलर स्पेस बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक रिजल्ट ऑफ पफिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनके शरीर में सूलन ज्यादा हो जाती है। आप देखे होंगे, अगर आप भी ज्यादा मात्रा में साल्ट लेते होंगे तो याद रखिएगा आपकी बॉडी में स्वेलन स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। और ये सारी चीजें होती हैं किसकी वजह से, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो याद रखिएगा, द वाटर रिटेन इन द टिश्यूज एंड द सेल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें होता है क्या है, ज्यादा साल्ट लेने से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है टिश्यू सेल में और इंटरसेलुलर स्पेस में, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस रिजल्ट ऑफ पफिंग एंड स्वेलिंग इज कॉल्ड। और ये इसे कहते क्या है, जब आपके शरीर में आपके जो सेल्स है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वहां पे जब वाटर क्या होता है, रिटेंशन कर जाता है, तो इससे पफिंग या स्वेलिंग जो हो जाती है उसे कहते क्या है, तो याद रखिएगा इसको एडिग्मा कहते हैं। एडिग्मा कहते हैं, याद रखना। एडिग्मा क्या होता है, एडिग्मा किस कारण से होता है, ज्यादा साल्ट या ज्यादा साल्टी फूड लेने की वजह से होता है एडिग्मा। और इस एडिग्मा में होता क्या है, जो वाटर होता है, वाटर जो होता है वो आपके टिश्यू सेल्स में या फिर इंटरसेलुलर स्पेस में रिटेंशन कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पफिंग या सोलिंग हो जाती है। इसी को एडिग्मा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद सिर्फ एक वीडियो होगा, देन आफ्टर ये चैप्टर आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। तो अभी तक आपने क्या समझा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में हमने समझा कि जो है कि अगर हम क्या करेंगे, कंटेनर में सॉल्वेंट रखें और दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन रख दें, और उन दोनों के बीच में हम लोग एसपीएम लगा दें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, और उन दोनों का प्रेशर सेम रखें, तो स्पॉन्टेनियसली क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होने लगता है। लेकिन फिर हमने एक चीज और ध्यान दिया कि आप, मैंने बताया आपको कि अगर हम क्या करें, सॉल्यूशन के साइड में थोड़ा कुछ इतना प्रेशर अप्लाइड कर दें कि जो सॉल्वेंट का फ्लो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है वो रुक जाए, यानी स्टॉप हो जाए। तो जितना प्रेशर हमको अप्लाइड करना पड़ेगा सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो होना बंद कर देगा। तो लेकिन अगर हम क्या करें, ये तो था कि जो है कि सॉल्वेंट का फ्लो रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं, अगर वो प्रेशर हम क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दें, तब क्या होगा, तो आप समझिए इसी टॉपिक को जो अब मैं समझाने वाला हूं। तो अगर हम क्या करें, अप्लाइड प्रेशर अगर हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो याद रखिएगा देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। याद रखिएगा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। कहने का मतलब है, पहले क्या होता था, सॉल्वेंट जो है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता था। अब क्या होगा, अगर अप्लाइड प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्वेंट का फ्लो क्या होगा, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा। यानी कि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो सारा का सारा सॉल्वेंट फ्लो होकर के प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा। तो यही बात देखिए यहाँ पे मैं बताया भी हूँ, यहाँ पे मींस फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। जब भी आपको कभी ये दिखाई दे कि सॉल्वेंट का फ्लो अगर सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ हो रहा है थ्रू द एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस आपने सुना होगा आरओ। आरओ सबसे ज्यादा यूज होता है
आरओ यूज टू वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। वाटर जो प्यूरिफाई किया जाता है वो आरओ से ही किया जाता है, आरओ टेक्नोलॉजी से किया जाता है। तो आप जरा समझिएगा, अगर हम क्या करें, मान लीजिए हमारे पास सी वाटर है, हमने सी वाटर ले लिया। अब सी वाटर पंप से हम सारा सी वाटर इस कंटेनर में रख लेते हैं, और एक कंटेनर इधर है, इन दोनों कंटेनर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एसपीएम लगा हुआ है। एसपीएम, एसपीएम का मतलब क्या हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आजकल बनाई किससे जाती है, मैं आपको बता दूं कि आजकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है पॉलीमर्स मेम्ब्रेन होती है, और ये सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, याद रखिएगा। आजकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलुलोज एसीटेट की यूज होती है। और अब क्या होगा कि अब आपके देखिए यहाँ पे सी वाटर, यहाँ पे आकर के पूरा सी वाटर में साल्ट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको सी वाटर से साल्ट को प्यूरिफाई करना है, साल्ट को अलग करना है, और उसमें जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करके निकालना है, तो आपको पता है कि अच्छे से पता होगा कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को अलाउड करती है। साल्ट या फिर जो उसमें जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उनको पास होने नहीं देती। अब क्या होगा, अब हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस करा रहे हैं, तो कब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, जब हमारा जो प्रेशर सॉल्यूशन है, यानी कि ये सॉल्यूशन है आपका, क्योंकि इसमें साल्ट डिजॉल्व है तो ये सॉल्यूशन है, जब सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या होगा, अप्लाइड प्रेशर किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि साल्ट वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं वो प्रेशर कितना रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रखेंगे। जब हाई प्रेशर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि साल्ट के अंदर, इस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा उसका फ्लो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होने लगेगा। और जिससे क्या होगा कि जो साल्ट वाटर के अंदर जो साल्ट प्रेजेंट है, या फिर जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे, वो प्यूरिफाई होकर के सेपरेट हो जाएंगे, और इधर आपको जो क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। इस फ्रेश वाटर को हम लोग करते क्या है कि फिर देन इस फ्रेश वाटर को एक आउटलेट से, ये आउटलेट है आपका, आउटलेट से बाहर कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये प्यूरिफिकेशन का तरीका है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाटर प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, तो आप बता दें आरओ टेक्नोलॉजी से, आरओ प्रोसेस है। आरओ प्रोसेस मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से किया जाता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन के प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, प्योर सॉल्वेंट, वो आपका एसपीएम के थ्रू पास होकर के फ्रेश वाटर के में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस करने का। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और नोट कर लीजिए इसको। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके टॉपिक समझ में आ चुकी होगी। तो अब इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है आप क्या करें, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक से आप एग्जाम्पल नंबर, आपका एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल है 2.11 जो एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करें। और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी बुक में इन टेक्स्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस इन टेक्स्ट के क्वेश्चन में 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। इंटरेस्ट के काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंटरेस्ट के क्वेश्चन कई बार होते हैं क्या है कि सेम क्वेश्चन ऐसे एकदम काफी मैच करते हुए क्वेश्चन उठा करके इस टॉपिक पे दे देता है। इसके साथ साथ आप क्या करें कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चैप्टर्स लगभग खत्म हो चुका है। बस एक वीडियो आपका बचा हुआ है, जो अगला वीडियो आने वाला है मेरा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है। और मेरे टेलीग्राम जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है इस वीडियो से रिलेटेड जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड मैं करता रहता हूँ, वो आपको आसानी से मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।